विकासनगर शहर की नई एसडीएम अनन्या वर्मा अपने काम में एकदम परफेक्ट थी। 28 साल की उम्र में उसकी आंखों में एक ऐसी तेज़ी और आवाज़ में ऐसी अथॉरिटी थी कि बड़े बड़े लोकल नेता भी उससे बात करने से पहले सोचते थे। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक अनन्या सिर्फ फाइल्स, मीटिंग्स और साइट्स विजिट में डूबी रहती। उसके स्टाफ के लिए वो मैडम साहब थी, एक सख्त, ईमानदार और डिसिप्लिन्ड ऑफिसर। लेकिन उसके शानदार सरकारी बंगलों के बंद दरवाज़ों के पीछे वो सिर्फ अनन्या थी, एक अकेली लड़की जिसका पास्ट उसकी परछाई की तरह हमेशा उसके साथ रहता था। एक रात बारिश हो रही थी। अनन्या अपनी स्टडी टेबल पर बैठी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की फाइल देख रही थी, लेकिन बारिश की बूंदों की आवाज़ उसे 15 साल पीछे ले गई। मधुपुर गांव का मेला। 13 साल की अनन्या, तब उसका नाम अनु था, अपनी माँ सरिता का हाथ पकड़े झूम रही थी। उसकी माँ ने मेहंदी लगाई थी और अनु के लिए कांच की चूड़ियाँ खरीदी थी। सरिता का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो बार बार अपनी बेटी का माथा चूम रही थी। मेला देखेगी मेरी गुड़िया? उसने अनु से पूछा। अनु ने खुशी से सिर हिलाया। तभी अचानक आसमान काला हो गया, तेज़ हवाएं चलने लगी और ऐसी तूफानी बारिश शुरू हुई कि मेले में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। उस भीड़ के शोर में अनु ने चीखना शुरू कर दिया। वो अपनी माँ को आवाज़ लगा रही थी। सरिता ने उसका हाथ कस कर पकड़ा हुआ था। डर मत गुड़िया, मैं यहीं हूँ। लेकिन भीड़ का धक्का इतना तेज़ था कि सरिता गिर पड़ी और अनु का हाथ उसके हाथ से छूट गया। भीड़ अनु को अपने साथ आगे ले गई। उसने अपनी माँ को गिरते हुए देखा था। उनकी आंखों में बेबसी और उनके होठों पर सिर्फ अनु का नाम था। इसके बाद अनु को कुछ याद नहीं। जब होश आया तो वो एक रिलीफ कैंप में थी। उसने सबको बताया कि उसकी माँ का नाम सरिता है, वो मधुपुर गांव से है। लेकिन उस तूफान में सब कुछ तबाह हो चुका था। कई लोग मारे गए थे, कई लापता थे। मधुपुर गांव का तो नामो निशान मिट गया था। कुछ महीनों तक अनु अलग अलग कैंप में भटकती रही, अपनी माँ को ढूंढती रही। आखिर में उसे एक अनाथ आश्रम ऑर्फनेज में भेज दिया गया। वहीं उसे नया नाम मिला, अनन्या वर्मा। उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। उसने अपने दुख को और अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। उसने खूब पढ़ाई की। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ थी, इतना बड़ा इंसान बनना कि एक दिन उसकी माँ उसे कहीं से भी देखकर पहचान ले। और आज वो एसडीएम ऑफिसर अनन्या वर्मा थी। लेकिन हर रात उसके सपनों में उसकी माँ की वही आवाज़ गूंजती थी, डर मत गुड़िया, मैं यहीं हूँ। विकासनगर की सबसे बड़ी और भीड़भाड़ वाली सब्जी मंडी के एक कोने में एक बूढ़ी औरत अपनी छोटी सी दुकान लगाती थी। चेहरे पर झुर्रियाँ, हाथ काम कर कर के सख्त हो चुके थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी आशा थी। ये थी सरिता। पिछले 15 साल उनके लिए क़यामत से कम नहीं थे। उस तूफान में अपनी बेटी को खोने के बाद वो पागलों की तरह उसे ढूंढती रही। अपना सब कुछ बेच दिया, दर दर भटकी, लेकिन अनु कहीं नहीं मिली। वक्त ने उसे कमज़ोर और बूढ़ा कर दिया था। आखिर में किस्मत उसे विकासनगर ले आई। पेट पालने के लिए उसने सब्जी बेचना शुरू कर दिया। दिन भर की मेहनत के बाद जब वो थक हार कर अपने जुग्गे में लौटती तो अपने संदूक से एक चीज़ निकालती, एक चांदी का छोटा सा लॉकेट। उस लॉकेट में उसकी अनु की बचपन की एक मुस्कुराती हुई फ़ोटो थी। वो रोज़ उस फ़ोटो से बातें करती। कहाँ है मेरी गुड़िया? जिंदा तो है ना? ये सवाल पिछले 15 साल से उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे। एक सुबह अनन्या अपने ऑफिस में एक हाई लेवल मीटिंग ले रही थी। मीटिंग का टॉपिक था सिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत शहर के मेन मार्केट से इल्लीगल अतिक्रमण हटाना था, यानी उन फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाना था जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता था। लिस्ट में सबसे ऊपर था जनता सब्जी मंडी का नाम, वही मंडी जहां सरिता सब्जी बेचती थी। अनन्या ने फाइल देखी और ऑर्डर पास कर दिया। कल सुबह 11 बजे म्यूनसिपल टीम पुलिस फोर्स के साथ जाएगी और फुटपाथ को क्लियर करवाएगी। मेक श्योर ऑपरेशन शांति से हो। उसके लिए ये एक रूटीन का काम था, शहर की भलाई के लिए ज़रूरी। उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका एक साइन उसकी माँ की रोटी का आखिरी सहारा छीनने वाला है।
अगले दिन सुबह 11 बजे जनता सब्जी मंडी में अचानक से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियां और पुलिस की जीप्स आ गई। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट होने लगी, सभी दुकानदार अपना सामान फुटपाथ से हटा लें। मंडी में अफरा तफरी मच गई। गरीब दुकानदार गिड़गिड़ाने लगे, साहब हम कहाँ जाएंगे, ये हमारी रोजी रोटी है। सरिता भी उन्हीं में से एक थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। साहब थोड़ी मोहलत दे दो, ये सब्जी नहीं बिकी तो हम क्या खाएंगे। लेकिन ऑफिसर किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सामान उठा उठाकर ट्रक में फेंकना शुरू कर दिया। सरिता अपनी सब्जी की टोकरी को कस के पकड़कर खड़ी हो गई। एक जूनियर ऑफिसर ने आकर उसकी टोकरी छीनने की कोशिश की। चलो अम्मा हटो यहाँ से, ऑर्डर ऊपर से आए हैं। एसडीएम अनन्या वर्मा अपनी ऑफिशियल गाड़ी में बैठी थी। थोड़ी दूर से ये सब देख रही थी। ये ज़रूरी था कि ऑपरेशन उसकी निगरानी में हो। उसे अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उनकी टीम से बहस कर रही है। धूप तेज थी और दूरी ज़्यादा, इसलिए उसे चेहरा साफ नज़र नहीं आया। पर ना जाने क्यों उस बूढ़ी औरत को देखकर अनन्या को अजीब सी बेचैनी होने लगी। ड्राइवर गाड़ी रोको, उसने कहा। उसने सोचा सिचुएशन ख़राब हो सकती है, मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। अनन्या ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अपनी आंखों पर सनग्लासेस लगाए। पूरी अथॉरिटी के साथ वो उस भीड़ की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ एक बूढ़ी औरत अपनी रोज़ी रोटी के लिए एक ऑफिसर से अनजाने में अपनी ही बेटी से लड़ने वाली थी। अनन्या वर्मा अपने सनग्लासेस के पीछे से उस भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसके आते ही अफरा तफरी में खामोशी छा गई। सब जानते थे कि अब फैसला शहर की सबसे बड़ी ऑफिसर एसडीएम मैडम करेगी। उसके गार्ड्स ने लोगों को पीछे किया और अनन्या उस जगह पहुंची जहां सरिता उसके जूनियर से बहस कर रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? अनन्या की आवाज़ एकदम शांत लेकिन सख्त थी। जूनियर ऑफिसर ने सैल्यूट करते हुए कहा, मैम ये अम्मा हटने को तैयार नहीं, सरकारी काम में रुकावट डाल रही है। अनन्या की नज़र सरिता पर पड़ी। एक बूढ़ी औरत धूप में परेशान, चेहरा मुरझाया हुआ, फटी हुई साड़ी में लिपटी, लेकिन उसकी आंखों में एक जिद थी। अनन्या को एक पल के लिए झटका लगा। इन आंखों में उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने इस एहसास को अपने दिमाग से झटक दिया। ड्यूटी के वक्त इमोशनल नहीं होना है, उसने खुद को याद दिलाया। सरिता ने हाथ जोड़ दिए। उसकी नज़र अनन्या के चेहरे पर पड़ी, पर वो उसकी बेटी को पहचान नहीं पाई। 15 साल में एक 13 साल की बच्ची अब 28 की हो चुकी थी और एक एसडीएम ऑफिसर बन गई थी। ये एक माँ कैसे सोच सकती थी? मैडम मैडम, सरिता की आवाज़ कांप रही थी। हम गरीब लोग हैं, दिन भर में जो कमाते हैं उसी से पेट चलता है, हम कहाँ जाएंगे? सरिता की उस कांपती हुई आवाज़ ने अनन्या के दिल में एक हलचल पैदा कर दी। ये आवाज़, ऐसी ही एक आवाज़ उसके सपनों में आती थी। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए कहा, देखिए मैं समझती हूँ आपकी मजबूरी, लेकिन कानून सबके लिए एक है। शहर को साफ सुथरा रखना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। जब सरिता गिड़गिड़ाने लगी तो घबराहट में उसने अपने गले में पहने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। धक्के में लॉकेट उसकी साड़ी के पल्लू से बाहर आ गया। एक पल के लिए अनन्या की नज़र उस चांदी के लॉकेट पर पड़ी। उसके दिल जोर से धड़का। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही एक लॉकेट उसकी माँ के पास भी था। लेकिन फिर उसने सोचा, दुनिया में ऐसे लाखों लॉकेट होंगे, मैं क्या सोच रही हूँ? सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी, तुम भी तो किसी की बेटी होगी, हमारी मजबूरी को समझो। बेटी शब्द सुनकर अनन्या एक पल के लिए कांप गई। कितने सालों बाद किसी ने उसे इतने हक से बेटी कहा था। उसका मन कर रहा था कि वो इस औरत को गले लगा ले, लेकिन वो एक एसडीएम ऑफिसर अनन्या वर्मा थी। वो कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। उसने एक लंबा सांस लिया और एक फ़ैसला किया। वो पीछे मुड़ी और अपने जूनियर ऑफिसर को बुलाया। इन सभी दुकानदारों का सामान जब्त मत करो, इन सबको नोटिस दो और 3 दिन का टाइम दो और लाउड स्पीकर पर अनाउंस करवाओ कि शहर के आउटस्कर्ट्स में सब्जी वाला कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जहां इन सभी रजिस्टर्ड वेंडर्स को पक्की दुकान अलॉट की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए कल से तहसील ऑफिस में
कैंप लगेगा। ये एक ऑन द स्पॉट लिया गया फैसला था, लेकिन एक ज़रूरी फैसला था। भीड़ में थोड़ी शांति हुई, लोगों को उम्मीद की किरण दिखी। अनन्या ने आखिरी बार सरिता की तरफ देखा। अम्मा, 3 दिन बाद ये जगह खाली मिलनी चाहिए। आप भी कल आकर आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ये कहकर वो तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गई। वो और एक पल वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। उस बूढ़ी औरत की आंखों ने, उसकी आवाज़ ने, उसके लॉकेट ने अनन्या के डिसिप्लिन दिमाग में एक तूफान ला दिया था। सरिता वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। सामान बच गया था और एक नई दुकान की उम्मीद भी थी, लेकिन उसे खुशी से ज़्यादा हैरानी हो रही थी। इतनी बड़ी ऑफिसर, पर दिल में थोड़ी दया तो थी। उसने सोचा, ना जाने क्यों उसे उससे नफरत नहीं, एक अपनापन से महसूस हो रहा था। उस रात अनन्या अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसे बार बार वही बूढ़ी औरत याद आ रही थी। उसने अपनी पुरानी ट्रंक से एक छोटी सी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो निकाली। ये उसके बचपन की इकलौती फ़ोटो थी, जो उसे रिलीफ कैंप में उसके सामान में से मिली थी। उसमें वो अपनी माँ के साथ थी। उसकी माँ के गले में वही चांदी का लॉकेट साफ दिख रहा था। नहीं, ये बस एक इत्तेफाक है। उसने फ़ोटो को वापस रखते हुए सोचा, मेरी माँ अगर ज़िंदा होती तो ऐसी हालत में नहीं होती। ये सोचकर उसने अपने आंसुओं को रोक लिया। 2 दिन बाद तहसील ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगी थी। सब्जी वाले रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे। जब उसका नंबर आया तो काउंटर पर बैठे विकास ने उसके कागज़ देखे। अम्मा, तुम्हारे पास तो कोई एड्रेस प्रूफ ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, विकास ने बेरुखी से कहा। बेटा, मैं तो झुग्गी में रहती हूँ, मेरे पास कहाँ से आएगा कागज़, सरिता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। विकास ने धीरे से कहा, ऊपर नीचे कुछ खर्चा पानी करो तो काम हो सकता है। सरिता समझ गई। उसके पास रिश्वत देने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। वो टूट गई। तभी किसी ने उसे सलाह दी, अम्मा, तुम सीधे बड़ी मैडम से जाकर मिलो, सुना है बहुत ईमानदार हैं। सरिता के अंदर एक नई हिम्मत आई। उसने फैसला किया कि वो अनन्या से मिलकर रहेगी। वो पूछते पूछते अनन्या के पास पहुंची। एक बड़े से गेट के अंदर एक सुंदर बिल्डिंग थी। सरिता डरते डरते अंदर गई। उसने एक चपरासी से पूछा, बड़ी मैडम से मिलना है। चपरासी ने उसे ऊपर से नीचे देखा। अपॉइंटमेंट है? नाम क्या है? नाम सरिता है। अपॉइंटमेंट तो नहीं है बेटा, बस एक दरख्वास्त देनी थी, उसने मासूमियत से कहा। चपरासी ने उसे एक बेंच पर इंतज़ार करने को कहा। सरिता वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगी। हर आते जाते आदमी को वो उम्मीद से देखती। 1 घंटे बाद चपरासी ने आकर कहा, मैडम अब फ्री हैं, जाओ। सरिता का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो एक बड़े से दरवाजे की तरफ बढ़ी, जिस पर गोल्डन प्लेट लगी थी। प्लेट पर नाम लिखा था, अनन्या वर्मा। सरिता ने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। अंदर से एक जानी पहचानी डिसिप्लिन आवाज़ आई, यस, कम इन। सरिता ने डरते डरते दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। सामने एक बड़ी सी डेस्क के पीछे अनन्या बैठी थी, फाइल्स में झुकी हुई। उसके चेहरे पर वही सीरियसनेस थी। एक पल के लिए सरिता की हिम्मत जवाब दे गई। अनन्या ने सर उठाया। उस बूढ़ी औरत को अपने ऑफिस में देखकर उसे हैरानी हुई, लेकिन उसके दिल में वही बेचैनी फिर से होने लगी। उसने अपने आप को संभाला। आइए अम्मा, बैठिए, अनन्या ने सामने रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके स्टाफ ने कभी उसे किसी पिटिशनर से इतनी नरमी से बात करते हुए नहीं देखा था। सरिता झिझकते हुए बैठी। मैडम साहब, वो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या हुआ? मैंने तो कैंप लगाने का ऑर्डर दिया था, अनन्या ने पूछा। वो विकास कहता है कि मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सरिता ने अपनी साड़ी के पल्लू में लिपटे हुए कुछ कागज़ निकालते हुए कहा। कहता है कुछ खर्चा पानी दो तो हो जाएगा, पर मैडम, मेरे पास तो रोटी खाने के पैसे भी मुश्किल से होते हैं। अनन्या को गुस्सा आ गया। उसके एरिया में रिश्वतखोरी। उसने इंटरकॉम पर अपने पीए को बुलाया और उस करप्ट विकास के खिलाफ इमीडिएट इंक्वायरी का ऑर्डर दिया। फिर वो सरिता की तरफ मुड़ी। आप चिंता मत कीजिए अम्मा, आपका काम हो जाएगा, मैं अभी ऑर्डर देती हूँ, उसने कहा। सरिता की आंखों में उम्मीद जागी।
वो खड़े होकर हाथ जोड़ने लगी। आपका बहुत बहुत एहसान होगा मैडम, आप देवी हैं, भगवान आपकी हर मुराद पूरी करे। जब वो दुआ दे रही थी, उसकी नज़र अनन्या के हाथ पर पड़ी। अनन्या के सीधे हाथ की कलाई के पास एक छोटा सा जले का निशान था। सरिता एकदम से चुप हो गई। वो उस निशान को घूर घूर के देखने लगी। क्या हुआ अम्मा? अनन्या ने उसकी बदली हुई नज़र को देखते हुए पूछा। ये निशान। सरिता की आवाज़ कांप रही थी। ये कैसे लगा? अनन्या को अजीब लगा। बचपन में दिवाली पर दिए से जल गई थी। ये कहते हुए उसे अपनी माँ की याद आ गई। सरिता की आंखें फटी की फटी रह गई। दिवाली पर दिए से? उसने धीरे से कहा। उसने आगे बढ़कर अनन्या के हाथ को पकड़ना चाहा, लेकिन हिचकिचाते हुए रुक गई। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। घबराहट में वो अपने गले में पहने लॉकेट को सहलाने लगी। अनन्या की नज़र फिर उस लॉकेट पर पड़ी। इस बार इस बंद कमरे में इतनी पास से वो उसे साफ साफ देख सकती थी। ये वही लॉकेट था, वही डिज़ाइन। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि उसे लगा कि वो बाहर आ जाएगा। उसकी अथॉरिटी, उसकी डिसिप्लिन, सब एक पल में पिघल गया। उसने कांपते हुए पूछा, अम्मा, आपका ये लॉकेट, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? सरिता ने हैरान होते हुए लॉकेट खोला और अनन्या की तरफ कर दिया। उस लॉकेट के अंदर एक 13 साल की बच्ची की मुस्कुराती हुई फ़ोटो थी। वही फ़ोटो जो अनन्या के पास भी थी। दुनिया उस पल अनन्या के लिए रुक गई थी। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता था। फ़ोटो, जले का निशान, वो आवाज़। आपका नाम क्या है? अनन्या ने अपनी सांस रोकते हुए पूछा। उसकी आवाज़ फटी हुई निकल रही थी। और आपके गांव का नाम? सरिता ने आंसुओं में डूबी नज़रों से उसे देखा। नाम सरिता है, मधुपुर गांव के थे हम। पर वो तो तूफान में। मधुपुर, ये नाम सुनते ही अनन्या अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसके पैर कांप रहे थे। 15 साल का इंतज़ार, 15 साल का दर्द, 15 साल का अकेलापन, सब एक पल में उसकी आंखों के सामने आ गया। वो डेस्क के दूसरी तरफ आई और सरिता के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने सनग्लासेस उतार दिए। माँ। अनन्या के मुंह से ये शब्द एक फरियाद की तरह निकला। सरिता ने उसकी तरफ देखा। बिना सनग्लासेस के वो चेहरा, वो आँखें, वही आँखें जो 15 साल से उसके सपनों में आती थी। उसने कांपते हुए हाथों से अनन्या का चेहरा छुआ। अनु। उसके मुंह से एक धीमी सी सरगोशी निकली और फिर वक्त वहीं थम गया। माँ और बेटी 15 साल बाद एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। एक शहर की एसडीएम अपने सारे पद और पावर को भूलकर एक बच्ची की तरह अपनी माँ के आंचल में अपना चेहरा छुपा कर रो रही थी। और एक बूढ़ी लाचार सब्जी वाली औरत दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी खोई हुई दुनिया को पा लिया था। ऑफिस के बाहर स्टाफ उनके रोने की आवाज़ सुनकर परेशान था, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर आने की। उस दिन के बाद विकास नगर ने एक नया दृश्य देखा। एसडीएम मैडम की गाड़ी में उनके साथ हमेशा एक सरल सी बूढ़ी औरत बैठी होती थी। सरिता अब झुग्गी में नहीं, अपनी बेटी के शानदार बंगलों में रहती थी। अनन्या ने उस करप्ट विकास को भी सस्पेंड करवा दिया था और सभी गरीब दुकानदारों को उनका हक दिलवाया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अनन्या में आया था। वो अब एक सख्त ऑफिसर थी, पर उसके चेहरे पर अब एक सुकून था, एक खुशी थी। वो अब सिर्फ मैडम साहब नहीं थी, वो किसी की बेटी भी थी। शाम को अनन्या अपने बंगलों के गार्डन में बैठी चाय पी रही थी। सरिता उसके पास आई और उसके बालों में प्यार से हाथ फेरने लगी। थक गई मेरी गुड़िया? सरिता ने पूछा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ के कंधे पर सिर रख दिया। उसकी 15 साल की खोज अब खत्म हो चुकी थी। जिस आवाज़ को वो सपनों में सुनती थी, वो अब उसकी हकीकत थी। उसने अपनी माँ को पा लिया था और इसके साथ ही उसने अपने आप को भी पा लिया था।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।